हाय एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सारे लोग ठीक होंगे। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डीप लर्निंग और जिसके लिए हम यूज़ करेंगे टेंसर फ्लो को। टेंसर फ्लो का एक क्विक सा इंट्रो करा देते हैं। टेंसर फ्लो एक पावरफुल लाइब्रेरी है जो कि हम मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के लिए यूज़ करते हैं। और मेनली ये काम किस तरह से करती है, यहाँ पे डाटा फ्लो कैसे करता है, तो वो फ्लो करता है जनाब ग्राफ्स की फॉर्म में। और सारे ऑपरेशन जो होते हैं हम टेंसर्स के अंदर करते हैं। लैंग्वेजेस की अगर बात करें तो लैंग्वेजेस जो सपोर्ट करती है पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट को। और यूजेस अगर देखें तो कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, स्पीच रिकग्निशन, सेल्फ ड्राइविंग कार्स और बहुत वाइडली यूज़ हो रही है हमारे पास। तो अब हम इसको देखते हैं कि एक्चुअली ये टेंसर फ्लो क्या है, इसमें टेंसर क्या है, ग्राफ्स किस तरह से बने हुए होते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा ये ग्राफ हमने बनाया है, आज हम इसको यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने दो वैल्यूज़, ये जो फर्स्ट वन हमारे पास जो होते हैं सर्कल से जो आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारी इनपुट हम यहाँ से ले रहे होते हैं। जैसे हम x और y हम दो अपने इनपुट लेंगे, ये एरो बता रहा होता है कि डाटा कैसे फ्लो करेगा। यानी x से जो है इधर z की तरफ जाना है, y से भी z की तरफ जाना है। और फिर क्या होना है कि x प्लस y होना है, एडिशन यहाँ पे होनी है हमारी, और वो z को असाइन कर दिया जाएगा। इस तरीके से ग्राफ्स बनते हैं और इसी के ऊपर जो है पूरी डीप लर्निंग होती है। ये बहुत सिंपल सी है। तो ग्राफ इनटू ग्राफ फिर आगे और एक्सपेंड होते चले जाते हैं। जैसे जैसे हम काम करते चले जाएंगे, मैं कोशिश करूँगी कि स्टार्टिंग में एटलीस्ट हम जब काम कर रहे होंगे तो हर जो भी ऑपरेशन हम करेंगे उसका ग्राफ मैं आपको बना के दूँगी ताकि आपको क्लैरिटी रह के हो क्या रहा है। अगर हम बेसिक यूनिट की बात करें कि हम टेंसर फ्लो में कौन सा यूज़ करते हैं, तो वो टेंसर जो है यही बेसिक यूनिट है डाटा हैंडलिंग के लिए। और अगर हम सिंपली इसके बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये जो है कलेक्शन होती है प्रिमिटिव टाइप्स की। प्रिमिटिव किसी भी लैंग्वेज को डाटा टाइप्स जो कि डिफाइंड होते हैं उस लैंग्वेज के लिए, उसको हम कहते हैं उसकी प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। और वो जो है हमारे केस में हम पाइथन पे इसको यूज़ करें भी तो फ्लोटिंग नंबर्स हो सकते हैं कोई से भी, और होल नंबर कुछ भी हो सकता है नंबर्स के ऊपर। और शेप में अगर हम बात करें तो हम एन डायमेंशनल अरे यहाँ पे यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास 3 फॉर्म्स हम यूज़ करते हैं मेनली, कि या तो हमारे पास स्केलर वैल्यूज़ हो सकती हैं। स्केलर वैल्यूज़ क्या होगी, आप कहते हैं ना कि लाइन में लिखी हुई चीज़ है, रो इनटू कॉलम सिर्फ चीज़ है। या वेक्टर हो सकता है, वेक्टर के केस में हम डायरेक्शन पे भी बात कर रहे होते हैं। और उसके बाद मैट्रिक्स हमारे पास कोई से भी हो सकते हैं, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, किसी भी डायमेंशन में हम मैट्रिक्स पे बात करते हैं। तो बेसिकली 3 चीज़ें होंगी, स्केलर पे काम होता है, यहाँ पे वेक्टर पे होता है, या फिर मैट्रिसेस को यूज़ करते हैं। और अब हम जब यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या क्या तरीके होते हैं जब अप्लाई करना चाहें हम कोई भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कोई सपोज अभी हम कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे पास कितने वेज हैं यहाँ पे काम करने के लिए। तो हम 3 वेज में मेनली काम करते हैं। वेरिएबल्स बना सकते हैं, उसमें काम कर सकते हैं, या वैल्यूज़ को कांस्टेंट रख सकते हैं, या तीसरी चीज़ होती है कि हम प्लेस होल्डर यूज़ करते हैं। अभी हम इन तीनों की एक एग्जांपल करेंगे और वहाँ पे भी मैं आपको साथ ही बता दूंगी कि वेरिएबल कांस्टेंट से डिफरेंट किस तरह से है, या प्लेस होल्डर में मेनली हम कर क्या रहे हैं। अभी यहाँ पे 3 हमारे पास स्टेप्स होंगे। सबसे पहले कंप्यूटेशनल ग्राफ बनाया जाता है, उसके बाद जो है एक सेशन होता है हमारे पास। और सेशन क्या चीज़ होती है, सेशन हमारे पास इस तरह की चीज़ है कि हम वो कनेक्ट करना है नोड के ऊपर। एक्चुअली इवैल्यूएशन तब होनी है जब हमने सेशन चलाना है। हम नॉर्मली जब वेब पे भी बात करते हैं कि हम जब कनेक्ट होते हैं सर्वर के साथ, तो जितनी देर में वो कनेक्शन जुड़ा रहता है ना हमारा, तो हम कहते हैं कि जी हमारा ये सेशन चल रहा है, ये सेशन कंटिन्यू है। आप यहाँ पे कह सकते हैं कि CPU और GPU हमने इन दोनों को जोड़ दिया, तो उस वक्त जो है जो हमारा ऑपरेशन हो रहा है, दोनों नोड जुड़ रहे हैं, ऑपरेशन चल रहा है, तो ये उस वक्त चल रहा है जब हम उसको सेशन हम ऑन करते हैं, रन करते हैं। और तीसरी चीज़ फिर फाइनली हम अपना रन करेंगे ग्राफ को, और जो है हम उसको आउटपुट ले लेंगे। इसके लिए सबसे पहले अगर तो आप वर्चुअल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो आपके पास डेफिनेटली वो सारे पैकेजेस ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। आपके पास numpy और मैटप्लॉटलिब सब कुछ उसके अंदर आ जाएगा अगर आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट में उस वक्त वो सारे पैकेजेस किए हैं। और बहुत बेहतर यही होता है कि वर्चुअल एनवायरनमेंट में ही काम किया जाए। आज इनिशियल सा था इस तरह से कर लिया, नेक्स्ट जब हम अगर कम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस करेंगे तो जो है हम वर्चुअल एनवायरनमेंट में ही काम करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास पिप इंस्टॉल टेंसर फ्लो आप कर लें, अगर आपके पास मौजूद नहीं है, और अगर है तो इट्स ओके फाइन। उसके बाद आपने करना ये है कि इंपोर्ट करा लेना है टेंसर फ्लो को, STF का एलियास दे दें
और उसके बाद जो है इंपोर्ट करा लें numpy एज np। अब वही दोबारा मैं रिपीट करूँगी, अगर आप उसके अंदर वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर फिर आपको ज़रूरत नहीं होगी numpy या मेट्रो इसकी, इसी के लिए भी परेशान होने के लिए, ये सेफ साइड के लिए है। यहाँ पे इनफैक्ट हमें यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्ट टेंसरफ्लो STF यही सेव करना होता है। उसके बाद ये अगली लाइन पे है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ कुछ नज़र आया होगा import tensorflow.compare.vi STF। ये यहाँ पे सिर्फ इसलिए मेंशन किया है कि कुछ अगर सम टाइम हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होता है कुछ वर्जन्स के, तो उसकी वजह से हमारा सेशन जो है ना हमारा वो नहीं हो रहा होता, डिसेबल हो रहा होता है और हमारे पास एरर आ रहे होते हैं। अगर आपके पास इसके बगैर भी चल जाता है इट्स ओके फाइन। मेरे पास एरर आ रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे इसको यूज़ किया है, आप उसके बगैर भी चला के बेशक देखिएगा, यानी ये मैंडेटरी नहीं है ये वाला जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए ज़रूरी नहीं है आपके लिए, आप डायरेक्टली यहाँ से इम्पोर्ट टेंसरफ्लो STF करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट जो है आप अपने वेरिएबल्स जो है बनाना या कांस्टेंट पे काम करना शुरू कर देंगे। अब जो हमने ऊपर ग्राफ देखा था, हमने कहा उसमें एक x और y के हम इनपुट ले रहे थे और उसके बाद हम z के अंदर ऐड करा रहे थे। अब उसी पे हम प्रोग्राम यहाँ पे चलाते। हमने लिखा tf.constant, कांस्टेंट के अंदर हमने वैल्यू दे दी 1 और उसको x1 को दे दिया, यानी यहाँ पे हमने वेरिएबल बना लिया x1 का जिसको हमने असाइन कर दिया कांस्टेंट 1। उसके बाद हमने कांस्टेंट 2 बनाया और वो भी हमने असाइन कर दिया x2 के अंदर डाल दिया वेरिएबल के अंदर। उसके बाद हमने ऐड का फंक्शन चलाया और हमने कहा कि जी x1 और x2 में दोनों में जो भी वैल्यू है उसको ऐड करके और z के नाम के वेरिएबल के अंदर हम इसको यूज़ करना चाहते हैं। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप, जहाँ पे हमने क्या किया कि ये अपनी जो है सब सारी वैल्यूज़ लिख लिया। यानी अब ये समझ लें कि अगर इसको आप विजुअली देखना चाहिए वो वाला ग्राफ हमने बना लिया, ओके। तो क्या अब वो ग्राफ चल जाएगा? नहीं चलेगा, तब चलेगा यानी ग्राफ हमारे पास बन जाता है जब आपने इस फॉर्म में वैल्यूज़ दे दी उसको। लेकिन वो इवेल्युएशन कब होगी? जब हम सेशन जोड़ेंगे, यानी नोड आपस में आप कहें कि CPU GPU जोड़ा, दोनों नोड जुड़े, सेशन चला तो तब इवेल्युएशन हुई, तब सारी चीज़ें हमारे पास ऑपरेशन होता है। इसका फ़ायदा है कि हमें बहुत ज़्यादा ये भी होता है कि कभी कभी हम इस तरह से होता है ग्राफ बना रहे होते हैं, हम उस वक्त उसको जो है ना सेशन नहीं चलाना चाह रहे होते हैं, हम बाद में उसको कुछ करना चाह रहे थे, तो यानी ये टेंसरफ्लो आपकी सारी चीज़ों को सेपरेट रखेगा। ये नहीं होगा कि आपका जो एवेल्युएशन हुई वो और जो आपने यहाँ पे ये सारा कुछ कांस्टेंट पास की एक ही जगह पे नहीं होगा। या आप ये समझ लें कि ऑपरेशन होगी आपके पास ख़त्म नहीं होगा, ये टेंसरफ्लो इसको अलहदा से अपने पास रखता है। तो आप में बाद में हम ऐड की कुछ और भी करना चाहेंगे, कुछ चेंज करना चाहें तो वो भी वहाँ पे चीज़ हो सकेगी। उसके बाद नेक्स्ट काम ये जो हमारा जो होता है सेशन चलाने का होता है, जिसके लिए हमने यहाँ पे सेस में डाल दिया इसको tf.session का, यहाँ पे हमने ये कॉल किया इसको। और चूँकि हमने टेंसरफ्लो को STF यूज़ करे थे इसलिए हमने लिखा tf.session और ये हमारा फंक्शन चल जाएगा सेशन का और हमने इसको सेस के नाम के वेरिएबल के अंदर डाल दिया। और उसके बाद थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा कि हम अब उसको ठीक है हमने सेशन जब करेंगे तो वैल्यूएशन हो जाएगी, तो वो उसके बाद हम ऑपरेशन जब कंप्लीट हो गया तो हम उसको प्रिंट करा के देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास होता है रन। और हम जो है क्या करते हैं यहाँ पे ये हमने सेस के ऊपर जो है हमारे पास ये सेशन था तो उसी के ऊपर है सेस डॉट रन करेंगे और उसके अंदर हम z के अंदर हमारे पास क्योंकि आउटपुट आ रहा था तो हम यहाँ पे z को प्रिंट करा के देख लेंगे कि हमारे पास काम कर रहा है या नहीं। उसके बाद एक और हमारे पास होता है कि अगर आपने ये सारा काम कंप्लीट कर लिया और नहीं चलना तो हमने सेशन को क्लोज भी करना होता है, ओके। तो हम इसको सेस डॉट क्लोज करके इसके थ्रू यहाँ पे क्लोज कर लेंगे। तो मेन 3 स्टेप्स हो गए। सबसे पहले हमने ये वेरिएबल बनाना है, यानी पीछे बैक पे क्या होगा आपके यहाँ की ग्राफ बन जाएगा आपका। सेशन के थ्रू क्या करना है जी, अब इवेल्युएशन हो जाएगी आपकी जो भी वैल्यूज़ पास की हैं और नेक्स्ट हमने रन कराना है उसको आउटपुट लेने के लिए। तो हम सबसे पहले इसको जो है चलाते हैं। अब ग्राफ बन गया, अब हमारे पास जो है कांस्टेंट की ये 1 और 2 वैल्यूज़ आ गई। अब हम इनको ऐड कराना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे हम सेशन को कॉल करते हैं, जी सेशन सक्सेसफुली हो गया। अब हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं और ये 3 हमारे पास ये प्रिंट होके आ गए, यानी हमारी ये दोनों वैल्यूज़। सो सिंपल, बहुत इजी सा एक छोटा सा टेंसर जिसमें हमने ली है कांस्टेंट की 2 वैल्यूज़ और हमने उसका एडिशन कराई है। अब इस दूसरा तरीका हमने कहा था, पहला हमारे पास ये तरीका होता है कि हम कांस्टेंट के थ्रू काम कर सकते हैं। दूसरा हमारा तरीका ये हो सकता है हम इसी को वेरिएबल्स के फॉर्म में अगर काम करना चाहते हैं तो तब हम क्या करेंगे, ओके। तो हम ऐसा करते हैं कि वेरिएबल्स के अंदर डिफाइन कर लेते हैं सेम वही वाली चीज़ें। हमने x1 के अंदर वहाँ पे हम कांस्टेंट यहाँ पे यूज़ करे थे ना और यहाँ पे हम वेरिएबल का यूज़ करें और वेरिएबल के अंदर हमने 1 और यहाँ पे वेरिएबल 2 ये मेंशन कर दिया। x1 और x2 हो गए और वही tf.add के ऊपर x1 और x2 ऐड हो रहे हैं।
ये हमारे पास आ गया। ओके ठीक है जी, ग्राफ बन गया हमारे पास। अब हमने कहा tf.session चलाओ और हमें जो है यहाँ पे प्रिंट करके दो। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा आपके साथ, ये देखें आपके पास एक एरर आ रहा है। अब इसकी रीज़न क्या है, अब सारे एरर को पढ़ने के लिए बिल्कुल लास्ट लाइन पे चले जाते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या कह रहा है। वो कहता है कि ड्यूरिंग हैंडलिंग ऑफ द अबव एक्सेप्शन अदर एक्सेप्शन अकर्ड ऑपरेशन जो है आपका टेंसरफ्लो ग्राफ फ्रेमवर्क डॉट पाई लाइन जी, आपको कुछ यहाँ से समझ नहीं आ रही हो बैक पे जाएं, आप एरो देखें कहाँ पे है। तो वो कह रहे हैं कि जनाब जी आपका सेशन रन रैपर पे हुआ, यानी वैल्यूज़ उसके पास नहीं थी। अटेम्प्टिंग टू यूज़ अनइनिशियलाइज वैल्यू वेरिएबल, उसने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं इसको यूज़ करने के लिए, लेकिन अनइनिशियलाइज्ड है वेरिएबल, आपने इनिशियलाइज नहीं किए। यानी कांस्टेंट की फॉर्म में जब हम जो भी वैल्यू वहाँ पे पास कर रहे हैं ना उसको वैल्यू मिल गई, इट्स ओके फाइन। लेकिन जब आपने वेरिएबल में कुछ यहाँ पे पास करना है तो इसके लिए हमारे पास एक एडिशनल काम करना होता है हमें, और इनिशियलाइज़र वो चलाना होता है हमें, क्योंकि हमारा इनिशियलाइज़र जो होगा ना वही हमारी वैल्यूज़ को असाइन करेगा। तो इसके लिए एक तरीका तो ये है कि हमने जैसे वहाँ पे सिंपल सेशन चला रहे थे और रन करा लेते थे। अब यहाँ पे ये होगा कि हम रन के साथ हम कहेंगे जो जो वेरिएबल बनाया हुआ वेरिएबल एक्स डॉट इनिशियलाइज़र जी, इनिशियलाइज़र का फंक्शन यूज़ करो, इनिशियलाइज़ कराओ। यानी सिंपल आप कह सकते हो कि जो वैल्यूज़ दी हैं आप उसको प्रॉपरली पुट कर दो वेरिएबल्स के अंदर। दूसरी चीज़ हमने x2 बनाया था तो हमने उसके लिए भी इनिशियलाइज़र में डालेंगे और फिर उसके बाद जो है हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं कि हमारे पास ये रन होता है या नहीं होता। तो अब इसने हमें वैल्यू दे दी है 3 की। ओके, अब अगर ये बार बार लिखना थोड़ा सा हमारे लिए हेक्टिक हो जाता है कि हम हर वेरिएबल, जब अब हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल तो बार बार इनिशियलाइज़र लिखने की बजाय एक और बेस्ट वे ये होता है कि हम ऐसा करें कि किसी वेरिएबल के अंदर पुट कर लें इन ग्लोबल वेरिएबल इनिशियलाइज़र को। ये जो हमारा फंक्शन ग्लोबल के ऊपर वेरिएबल इनिशियलाइज़र हम कॉल कर लेंगे इसको टीएफ के ऊपर, और फिर किसी भी वेरिएबल के अंदर यहाँ पे पुट कर लेंगे। यहाँ पे हमें इनिट दे दिया, इनिशियलाइज़र है, यानी तो थोड़ा सा नाम ऑपरेशन के मुताबिक हो तो सही रहता है। आप कुछ भी दे सकते हैं, ये इनिट जो है यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है। ओके, और आपने क्या करना है, अब ग्लोबल वेरिएबल जब एक दफ़ा आपने ये डाल दिया ना इसकी इनिट के अंदर, अब आप क्या करेंगे कि इनिट को जो है ना सिंपली मेंशन कर देंगे। आपको दोबारा बार बार x1 डॉट इनिशियलाइज़र x2 डॉट इनिशियलाइज़र इस तरह का करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। ओके, तो अब हम इसको रन करते हैं और जो है ये हमारे पास रन हो गया। अब इसके थ्रू हम यहाँ पे जो है वैल्यू ले लेते हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 3 की। ओके, 2 काम देख लिए हमने। कहा कि कांस्टेंट के थ्रू हमने जो है वैल्यूज़ पास करके देखी, फिर हमने वेरिएबल्स के थ्रू, और हमने वेरिएबल्स में ये फाइंड किया कि अगर हम इनिशियलाइज़र नहीं यूज़ करते तो एरर आता है। बीच में एक एडिशनल फंक्शन हमें ये करना होता है जब वेरिएबल पे काम करें कि हमें इनिशियलाइज़र को भी कॉल करना होता है। तो इस तीसरी बात ये होगी कि प्लेस होल्डर के थ्रू जो है हम किस तरह से काम कर सकते हैं। तो उसको लिखने के लिए tf.placeholder ही लिखना होता है और यूज़ करके देखते हैं, फिर उसकी थोड़ी सी डिटेल पे बात करते हैं। वही सेम चीज़ें, x1 का वेरिएबल है, x2 का वेरिएबल है। अब यहाँ पे फर्स्ट केस में हम कांस्टेंट में पास कर रहे थे, सिंपल 1 2 हमने पास किया था। सेकेंड केस में हमने वेरिएबल बनाए थे और फिर वेरिएबल को इनिशियलाइज़ कराया था। प्लेस होल्डर के फॉर्म में हमने यहाँ पे अगर आप गौर करें सिर्फ सिंपल लिखा हुआ है जो मॉड्यूल है टीएफ के ऊपर हमने फ्लोट 32 की वैल्यू, हमने कहा है कि भाई हमारे लिए कुछ जगह बना दो, प्लेस होल्डर बना दो, हम यहाँ पे कोई फ्लोट वैल्यू पास करेंगे। तो और उसको जो है जो आप हमारे लिए जो जगह बनाओगे ना, जो प्लेस होल्डर बनाओगे उसको x1 को दो। उसने कहा ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमने कहा कि दूसरा प्लेस होल्डर बनाओ जिसके अंदर उसके अंदर भी फ्लोट 32 डालो और वो x2 को दे दो। तो यहाँ पे ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा, लेकिन कोई वैल्यूज़ वहाँ पे उस ग्राफ के अंदर नहीं होगी, बल्कि एक प्लेस होल्डर बन जाएगा। प्लेस होल्डर बनाने का हमें फ़ायदा क्या होता है, देखिए कांस्टेंट के केस में ये होता है कि हम उसी वक्त जब हमें वैल्यूज़ पास करनी हो, हमें कोई चेंज नहीं करनी बाद में कुछ, तो हमारे लिए बेस्ट ये होता है कि हम अपना कांस्टेंट को यूज़ करें। अगर वेरिएबल हम इस केस में यूज़ करते हैं कि हमने वेरी करना है अगर, तो हम वेरिएबल यूज़ कर लेंगे और इनिशियलाइज हम उस वक्त करा लेंगे, सेशन उस वक्त कर लेंगे जब हमें ज़रूरत होगी। प्लेस होल्डर हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ इस तरह से है, इसमें हम अपना पूरा कोड लिख लें। हमारे पास तो सिंपल ये केस है कि x1 और x2 2 वेरिएबल है,
ठीक है, उनका डाटा जा रहा है जी में जा रहा है, वहाँ पे हम ऐड करा रहे हैं। लेकिन रियल लाइफ में जब हमारे पास बहुत कम्प्लेक्स चीज़ें होंगी तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपना ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, हम अपने जो है देख रहे हैं कि ये चीज़ अच्छे से ये इनपुट आ रहा है, तो वो मे बी वो जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो किसी और अगले ग्राफ का इनपुट हो सकता है, किसी और ग्राफ का इनपुट हो सकता है। चीज़ें कम्प्लेक्स होती हैं। कभी कभी हम चाह रहे होते हैं कि हम अब उसको अभी रन नहीं करना चाह रहे हैं, हम सिर्फ एक सिंपल ग्राफिंग करके उसके आगे वाली कुछ चीज़ों को वैलिडेट करना चाहते हैं, तो प्लेस होल्डर में हम उस वक्त डालेंगे भाई जब हमें ज़रूरत होगी। तो हम कांस्टेंट या वेरिएबल के केस में हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है, तो प्लेस होल्डर हमें ये फैसिलिटी दे देते हैं कि हम जो है आपने ठीक है आपने वैल्यू की डिक्लेयर किया, ग्राफ बना दिया, आप चाहते हैं कि मैं बाद में इसको यूज़ करूँ जो कुछ भी इसके ऊपर करना चाह रहे हो, तो वो हम प्लेस होल्डर के थ्रू कर लेते हैं। ओके, सिंपल सी बात है। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट हम इसको किस तरह से यूज़ करेंगे, तो हमने क्या किया कि हमने प्लेस होल्डर के अंदर डाल दिए। ओके ठीक है, तो हम जो है उसके ऐड का जो है अगर फंक्शन यहाँ पे कॉल कराते हैं तो ये हमें देखें ये इस तरह की चीज़ दे रहे हैं और हम कराते कि प्रिंट, तो वो हमें क्या बता रहा है उसने, वो हमें बता रहा है कि जो है ना टेंसर ने ये आपके लिए ये डाटा टाइप फ्लोट ये आपके लिए एक टेंसर ये बन चुका है। ओके, तो क्योंकि हमने एक प्लेस होल्डर ही क्रिएट कर किया था, हमने ऐसा किया ही नहीं कि हमने कोई इवेल्युएशन की हो, कोई वैल्यू पास की हो और हम z के अंदर कोई वैल्यू ले रहे हों। तो अगर हम सेशन कॉल करते हैं यहाँ पे, तो हम इसको सेशन कॉल कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब हम वैल्यूज़ को यहाँ पे अगर हम प्लेस होल्डर बना लेते हैं तो हम उसकी वैल्यूज़ को बेस्ट वे क्या होता है पास करने का, तो उसका बेस्ट वे ये होता है क्या आप अपना डिक्शनरी बना लें किसी भी नाम से। यहाँ पे एक वेरिएबल है ये फीड डिक्ट, कोई कीवर्ड नहीं है। ओके, तो कोई डिक्शनरी बना लें और जहाँ से x1 को हमने कह दिया कि जी 1 दे दो, x2 को हमने कह दिया जी 2 दे दो। हमने इस तरीके से डिक्शनरी में आपको पता होगा कि की वैल्यू पेयर में हमें डालना होता है। तो x1 यहाँ पे हमारा ये की होगी वैल्यू 1 दे दी, x2 को हमने 2 दे दिया और ये फीड डिक्ट के अंदर आ गए। तो अब जब हम रन करेंगे फीड डिक्ट को, जब हम रन करेंगे तो z के ऊपर जो हम वैल्यूज़ अपनी ले सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे डिक्शनरी बना लेते हैं। तो इसको रन करने से हमारे पास एक डिक्शनरी फीड डिक्ट के अंदर बन चुकी है। अब हम z को जब यहाँ पे रन करेंगे तो हम अपनी वैल्यू दे सकते हैं। हम फ्लोट दिया था तो 3 डॉट करके यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ गया। कूल, आई होप सो आपको समझ आ गई होगी हमने जो 3 वेज में यहाँ पे काम किया है। अब एक और भी तरीका हो सकता है, आप इन सारी चीज़ों को अभी हम इकट्ठा लिखना अगर चाहें और हम चाहें उधर ही हम डिक्शनरी साथ बना दें तो क्या हो, तो बहुत इजी है। अगर आप चाहते हैं इस तरह से काम करना तो आपने x1 के अंदर प्लेस होल्डर यहाँ पे जो है आपने अगर जो है पास करना चाह रहे हैं कुछ और, तो आप कोई लिस्ट पास करना, अरे पास करना कुछ भी पास करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने पास कर दी, उसके अंदर हमने ऐड करा दिया, फिर उसके बाद फीड डिक्ट हमने ये जो है डिक्शनरी बनाई है और उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, सेशन क्रिएट किया और हमने उसके बाद उसको रन करा दिया। तो लेट्स रन इट और ये हमारे पास वो हमें एज़ यूजुअल वो हमें कह रहा है कि जी ये आपकी 2 × 6 ये एरे आ गई। अगर आप यहाँ पे गौर करें ना, अब यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने लास्ट केस में तो हम सिर्फ एक एक वैल्यू दे रहे थे ना, x1 को भी एक वैल्यू दी थी और x2 को भी एक वैल्यू दी थी। चलिए मैं एक दफ़ा आपको दिखा देती हूँ ताकि आप जी ठीक है। यहाँ पे हमने पास किया था 1 दी थी 2 दी थी, तो हमें सिंपल समझ आ रही है कि जो है ना 1 और +2 ऐड हो गए थे। तो अगर हम ज़्यादा वैल्यूज़ पास करें, कुछ लिस्ट टाइप का स्ट्रक्चर है, तो फिर क्या हो रहा होगा, अरे बन रही है तो वो किस तरह से एडिशन हो रही होगी। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे अगर हमारे पास आंसर को देखें आप, ठीक है, यहाँ पे 2 आ रहा है और 6 आ रहा है, तो जो इसका फर्स्ट जो होगा ना ये 1 में ऐड होगा और 5 ये इसमें ऐड होगा। इस तरीके से एडिशन हो रही होगी हमारे पास। ओके, तो ये हमारे पास रन हुआ और ये आंसर आ गया। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसको अप्लाई करके देखिएगा, सिंपल है, बहुत कम्प्लेक्स नहीं है। नेक्स्ट टाइम पे हम थोड़े कम्प्लेक्स ग्राफ बनाएंगे और फिर बात करेंगे कि वो किस तरह से काम करते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट टिल दैट, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं कल।